सेक्शन 54 EC की बात करूंगा, जिसके अंतर्गत ये बताया गया है कि यदि आपको भवन या जमीन, लैंड और बिल्डिंग, या भवन से के साथ बिल्डिंग भी, जमीन भी, और जमीन के साथ बिल्डिंग भी, यदि आप सेल करते हैं या लैंड और बिल्डिंग दोनों सेल करते हैं, तो उससे जो कैपिटल गेन होता है, उस कैपिटल गेन को यदि आप स्पेसिफाइड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको कैपिटल गेन से इस सेक्शन के अंदर एग्जम्पशन मिलता है। उसकी मैं विस्तृत चर्चा आज आपसे करूंगा। इसी बीच अपना थोड़ा सा परिचय। मैंने 31 वर्ष तक इंडियन रेवेन्यू सर्विस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम किया है और मैं प्रधान आयकर आयुक्त के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूं। मैंने अपने सेवा काल में 2 बुक भी ऑथर किए, एक कारपोरेट टैक्सेशन पे है और दूसरी ट्रांसफर प्राइसिंग पे। इससे ज्यादा मैं अपना परिचय देना उचित नहीं समझूंगा, वो आपके सामने है। हम अपने विषय की चर्चा पर आते हैं। जैसा मैंने कहा कि जब भी आप कोई अपना कैपिटल सेल करते हैं, तो उससे जो प्रॉफिट होता है उसको इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, जब तक कि वो आपका बिजनेस असेट नहीं है या बिजनेस का वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है, वो कैपिटल गेन हेड के अंदर इनकम टैक्स के लिए चार्ज होता है। नाउ जब हम बात करते हैं सेक्शन 54 EC की, सो इसके अंदर जब आप स्पेसिफाइड असेट्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आपको कैपिटल गेन से एग्जम्पशन मिलेगा। सो एग्जम्पशन मिलने की जो मूलभूत या प्राइमरी कंडीशंस है, उनको पहले अपनों को समझना होगा। सबसे पहले पहली कंडीशन है कि जो आपका कैपिटल गेन है, वो कैपिटल गेन लैंड और बिल्डिंग से होना चाहिए। यदि आप सिक्योरिटी को सेल करेंगे या आप अपनी ज्वेलरी सेल करेंगे या कोई दूसरा सेट सेल करेंगे, तो उसके ऊपर यह सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। इस सेक्शन में एग्जम्पशन आपको तभी मिलेगा जब आपका जो प्रॉफिट है वो लैंड और बिल्डिंग्स की सेल से है। दूसरा बात, ये जो लैंड एंड बिल्डिंग है, वो आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की तरह होना चाहिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का मतलब यह है कि जिस लैंड और बिल्डिंग को आप सेल कर रहे हैं, उसका मिनिमम होल्डिंग पीरियड आपके पास 24 मंथ से ज्यादा होना चाहिए। जब 24 मंथ से ज्यादा होगा, तभी ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की श्रेणी में आएगा और तभी इस सेक्शन के अंदर आपको एग्जम्पशन की पात्रता होगी। इसके बाद जो तीसरी मूलभूत कंडीशन है या बेसिक कंडीशन है, वो आपको एग्जम्पशन तभी मिलेगा जबकि आप इस सेक्शन के अंदर जो स्पेसिफाइड एसेट है उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। दूसरा बात यह भी है कि आपको जो सेक्शन के अंदर जो टाइम लिमिट दी हुई है, वो इन्वेस्टमेंट उस टाइम लिमिट के अंदर करना होगा, अदरवाइज आप इस सेक्शन में एग्जम्पशन के हकदार नहीं होंगे। तो चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले ये समझेंगे कि वो स्पेसिफाइड बॉन्ड कौन से, जिसमें इन्वेस्टमेंट करने से हमको एग्जम्पशन की पात्रता होगी। सो बॉन्ड है पहली कंडीशन। मैं जो बॉन्ड्स हैं वो कौन इश्यू करेगा उसमें बात पे आऊंगा, लेकिन जो उसकी बेसिक कंडीशन है वो बॉन्ड का जो रिडीमेबल पीरियड होता है, इसका मतलब
वो बॉन्ड जो इनकेशमेंट का पीरियड होता है वो 5 ईयर से ज्यादा का होना चाहिए। सो जो बॉन्ड 5 ईयर से ज्यादा के पीरियड में रिडीम होने वाला आपको इशू होंगे, और जो स्पेसिफाइड अभी बताऊंगा आपको कंपनी वो इशू करेंगे, उन्हीं के बॉन्ड्स पे वो एग्जम्पशन आपको मिलेगा। सो पहला जो बॉन्ड्स है इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल कैटेगरी में, वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जो बॉन्ड इशू किए जाते हैं वो है। दूसरे बॉन्ड्स जो है वो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, वो जो बॉन्ड इशू करती है उस पे है। और तीसरा, यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्यूचर में कोई दूसरे बॉन्ड भी नोटिफाइड कर देती है जो इस सेक्शन में एलिजिबल के पात्र हैं, तो वो भी आपके एग्जामिनेशन के पात्र होंगे। लेकिन आज हमारे सामने जो इन्वेस्टमेंट के जो 2 बॉन्ड्स हैं वो हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए। अब हम बात करेंगे कि इन बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कब करना होगा। ऐसा नहीं है कि हम जब चाहेंगे तो इन्वेस्टमेंट कर देंगे, क्योंकि हम जब ट्रांसफर करते हैं किसी एसेट का, तो कैपिटल गेन जिस फाइनेंशियल ईयर के अंदर अपन ट्रांसफर करते हैं उस फाइनेंशियल ईयर में ड्यू हो जाता है, और उसका रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट, जैसा मैंने बताया 139(1) सेक्शन के अंदर इनकम टैक्स एक्ट के, नॉर्मली 31 जुलाई होती है, कुछ केसेस में 31 अक्टूबर भी हो सकती है। सो जो आपके केस में जो ड्यू डेट है वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है कि आपको रिटर्न तो फाइल करना पड़ेगा इनकम टैक्स के अंदर विद इन ड्यू डेट। सो उसके पहले ये एग्जाम्पशन का टाइम लिमिट क्या है, कब हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसको हमको समझना का कोशिश करना पड़ेगा। सो वो सेक्शन 54EC(1) के अंदर दिया है कि इसका इन्वेस्टमेंट आपको विद इन 6 मंथ करना होगा आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। जिस डेट को आपने लैंड आप बिल्डिंग ट्रांसफर किया, उस डेट के विद इन 6 मंथ आपको जो मैंने आपको बॉन्ड्स बताए थे स्पेसिफाइड, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करना होगा। नाउ एक एग्जांपल से मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जरूर नहीं कि सिर्फ मैं एक लैंड और एक बिल्डिंग से ही 1 साल में कैपिटल गेन हो सकता है। मैं एक से ज्यादा लैंड और बिल्डिंग बेच सकता हूँ 1 साल के अंदर। तो मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि मेरे पास 2 जमीन के टुकड़े हैं, 2 पीसेस ऑफ लैंड है, उनको मैं सेल करता हूँ, और सेल में करता हूँ 20 अक्टूबर 20 को। नाउ 20 अक्टूबर 20 को जब मैं सेल करता हूँ, तो मेरी जो इन्वेस्टमेंट की जो 6 मंथ का पीरियड है वो कब खत्म होगा? अप्रैल 20 अप्रैल को। सो इसका मतलब मुझे 6 मंथ का जो पीरियड बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट का मिला हुआ है, मैं फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर अपने लैंड या बिल्डिंग को सेल कर रहा हूं। उसके अगेंस्ट मुझे इन्वेस्टमेंट का टाइम सिर्फ 31 मार्च 21 तक नहीं है। यदि मैंने इसको 30 अक्टूबर के बाद किया तो 6 मंथ का पीरियड अगले फाइनेंशियल में चला जाएगा, जैसा मैंने एग्जांपल दिया कि अक्टूबर में सेल किया मैंने, तो मेरा 6 मंथ का पीरियड एक्सटेंड हो जाएगा अप्रैल 20 तक। उस डेट तक मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ बॉन्ड्स के अंदर। सो यदि मेरे पास इन 2 प्रॉपर्टी से यदि एक से मुझे 30 लाख का कैपिटल गेन होता है, मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि कैपिटल गेन है, कंसिडरेशन नहीं है। और कैपिटल गेन कंप्यूट कैसे होता है इसको आपको समझना है तो मेरा जो वीडियो है कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन फ्रॉम ए मूल प्रॉपर्टी, उसको आप रेफर कर लीजिए। सो ये जो कैपिटल गेन है मेरे 30 लाख और 40 लाख रुपीज हुआ। अब मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या ये जो 70 लाख का मेरा इन्वेस्टमेंट है, इस पूरे 70 लाख को मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं इन बॉन्ड्स में?
और यदि मैं कल्पना करूं कि मैं पूरे अमाउंट को इन्वेस्टमेंट कर देता हूं, कुछ अमाउंट फाइनेंशियल 2021 में, कुछ अमाउंट फाइनेंशियल ईयर 21-22 में, जब तक मुझे डेट है 20 अप्रैल, तो क्या एग्जम्पशन मिलेगा? क्या कोई आउटर लिमिट है इसकी? सो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस सेक्शन में इन्वेस्टमेंट की आउटर लिमिट है। आप इस सेक्शन में टोटल जो इन्वेस्टमेंट है, जिस फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप असेट को ट्रांसफर कर रहे हो, एक से ज्यादा हो, लैंड और बिल्डिंग, उस फाइनेंशियल ईयर में, या आपका पीरियड, जैसे मैंने बोला, ये सितंबर के बाद सेल करेंगे तो आपका एक्सटेंडेड पीरियड होगा अप्रैल में, उसके आगे भी जा सकता है। यदि मैं मार्च में सेल कर रहा हूं तो सितंबर तक भी जा सकता है। सो आपको जो जो टाइम लिमिट है वो इन्वेस्टमेंट का, वो भले एक्सटेंड हो गया है, लेकिन आपका जो इन्वेस्टमेंट की लिमिट है, बताने वाला हूं आपको, वो फाइनेंशियल ईयर आपका जिसमें आपने ट्रांसफर किया, और जो सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर जिसके अंदर आपको 6 मंथ कंप्लीट हो रहे हैं, दोनों में मिला के 50 लाख रुपए से ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। सो आपको 50 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो भी लैंड और बिल्डिंग से आपका कैपिटल गेन हुआ, वो भले ही आपका 1 करोड़ है, आपका 2 करोड़, लेकिन इस सेक्शन के अंदर यदि आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा तो आप 50 लाख रुपए से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। आगे हम बात करते हैं कि कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन कैसे होगा। 2 कंडीशन हमारे पास हो सकती है। एक ये है कि मेरे पास जितना कैपिटल गेन हुआ वो मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, पूरा कैपिटल गेन। तो पूरा कैपिटल गेन मैं इन्वेस्टमेंट कर देता हूं बॉन्ड्स में। फॉर एग्जांपल, मैंने प्रॉपर्टी सेल की और 40 लाख का कैपिटल गेन हुआ, और 40 लाख का मैंने बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर दिया, जो स्पेसिफाइड बॉन्ड्स, तो मुझे कोई कैपिटल गेन नहीं देना होगा। यदि इन्वेस्टमेंट मेरा फॉर एग्जांपल कैपिटल गेन 40 लाख है, सो मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं बॉन्ड्स पे 40 लाख से ज्यादा, आफ्टर 50 लाख तक भी कर सकता हूं, लेकिन मुझे जो एग्जम्पशन मिलेगा वो कहां तक मिलेगा? जितना मेरा कैपिटल गेन है। सो यदि कैपिटल में गेन में जो मुझे गेन हुआ, उतना अमाउंट या उससे ज्यादा मैं इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ स्पेसिफाइड बॉन्ड के अंदर, तो फिर मुझे कोई भी कैपिटल गेन देने की जरूरत नहीं होगी। मेरा कैपिटल गेन इनकम टैक्स से मुक्त होगा। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है, उसको डिस्कस करने के पहले मैंने एग्जांपल कोट किया है कि मेरा कैपिटल गेन 50 लाख रुपीस है, मैं इन्वेस्टमेंट प्रपोज कर रहा हूँ 30 लाख फाइनेंशियल 2021-22, लेकिन हमारा सेक्शन बार कर रहा है कि आप 50 लाख से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते, यदि आपके एक्सटेंड पीरियड होते तो भी। सो आपको मैक्सिमम, आप यदि उससे ज्यादा भी इन्वेस्टमेंट करेंगे कैपिटल गेन से, तो भी आपको जो एग्जम्पशन की पात्रता सेक्शन 54 इसी में होगी, वो सिर्फ कैपिटल गेन तक होगी। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि आपने ये डिसाइड किया कि आप पूरे कैपिटल गेन को इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते और पार्ट को करना चाहते हैं, तो उस केस में जो आपको एग्जम्पशन मिलेगा वो प्रोपोर्शनेट होगा। तो प्रोपोर्शनेट कैसे कंप्यूट होगा, तो मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूँ। अपन फिर उसी एग्जांपल में जा रहे हैं हम कि कैपिटल गेन 50 लाख रुपीस का था। अब मैं 50 लाख या उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जगह 25 लाख के बॉन्ड्स खरीदता हूँ, स्पेसिफाइड बॉन्ड्स, जो हम बात कर चुके हैं 2 कंपनीज के। अब हम चार्जेबल कैपिटल गेन को कैसे कंप्यूट करेंगे? 50 लाख में से मैंने 25 लाख रुपीस इन्वेस्टमेंट किया है बॉन्ड्स में। एक्ट के अंदर फॉर्मूला दिया गया है कि हम जो बॉन्ड में जो इन्वेस्टमेंट किए हैं, वो जो मेरा कैपिटल गेन है,
उसका जो अनुपात आएगा, उसका जो रेशियो आएगा, उसको हम कैपिटल गेन से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके रेशियो। इसका मतलब कैपिटल को उस रेशियो के अंदर जो अमाउंट आएगा वो चार्जेबल होगा टैक्स के लिए। इस एग्जांपल के अंदर 50 लाख रुपीस हमने कैपिटल गेन अर्न किया है। 25 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट है बॉन्ड्स के अंदर, 50 लाख रुपीस कैपिटल गेन है। सो 25 लाख और 50 लाख का यदि आप अनुपात निकालेंगे, प्रोपोर्शन निकालेंगे, तो हाफ आएगा, 1/2। सो 1/2 को जब 50 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा चार्जेबल कैपिटल गेन 25 लाख आएगा। सो 50 लाख में 25 लाख चार्जेबल हो गया, तो रिमेनिंग बचा 25 लाख, वो हमारा एग्जम्पशन होगा कैपिटल गेन्स। अब हम बात करते हैं कि हमने कहा था कि जो आपका जो आप बॉन्ड्स परचेज करेंगे कैपिटल गेन से एग्जम्पशन के लिए, उनका रिडीमेबल पीरियड 5 ईयर से ज्यादा होगा। सेक्शन 54 EC का सब सेक्शन 2 कहता है कि यदि आप बॉन्ड को जो 5 ईयर्स से ज्यादा पीरियड के रिडीमेबल थे, उनको आप विद इन 5 ईयर्स या तो कैश में कन्वर्ट करवा लेते हैं, आपने उन बॉन्ड्स को कैश में कन्वर्ट करवा लिया विद इन 5 ईयर्स, जबकि हमारी कंडीशन क्या थी कि बॉन्ड शुड बी रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स। या आपने एक दूसरा रास्ता चुना कि यदि हम इनको कैश में कन्वर्ट करवा लेंगे तो इनकम टैक्स के प्रोविजन का वायलेशन हो जाएगा। सो आपने सोचा कि क्यों ना इन बॉन्ड्स को हम बैंक में या किसी दूसरे पर्सन को सिक्योरिटी की तरह ऑफर करके उसके ऊपर लोन ले लें। सो प्रोविजन वायलेट नहीं होगा। आप इस गलतफहमी में मत रहिए, क्योंकि जो प्रोविजन आज एग्जिस्ट करता है सेक्शन 54 EC का, उसमें क्लियर कर दिया गया है कि सिर्फ आप यदि 5 ईयर्स के अंदर आप उसको बॉन्ड्स को कन्वर्ट नहीं करने कैश में, लेकिन आप उसी 5 ईयर्स के भीतर उस बॉन्ड्स के अगेंस्ट लोन ले रहे हैं, एडवांस लोन ले लेते हैं, तो ये माना जाएगा कि जिस दिन आपने लोन और एडवांस सिक्योरिटी ऑफर करके लिया बॉन्ड्स को, उस दिन आपने बॉन्ड्स को कैश में कन्वर्ट कर दिया। सो ये दोनों केस में आपको कंडीशन का वायलेशन हो जाएगा, और कंडीशन का वायलेशन हो गया तो आपको जो कैपिटल गेन एग्जम्पशन दिया था हमने, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो वायलेशन हमको एग्जम्पशन मिला था, पहले केस में जब आपने पूरा कैपिटल गेन इन्वेस्टमेंट कर दिया तो गया था 50 लाख का, 50 लाख आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया था, आपको पूरा एग्जम्पशन था। दूसरे केस में हम 25 लाख का किया था 50 लाख के कैपिटल गेन का केस, तो आपको 25 लाख का एग्जम्पशन था। सो आपने उन बॉन्ड्स को जिनके अगेंस्ट सामने वहां पर बेनिफिट लिया है, उनको आपने विद इन 5 ईयर्स कैश में कन्वर्ट कर दिया या उनके अगेंस्ट लोन ले लिया। तो जितने एक्सटेंट तक आपने वायलेशन किया, आपने जो कैपिटल गेन जो आपको एग्जम्प्ट था, वो कैपिटल गेन चार्जेबल हो जाएगा। और 21 ईयर में चार्ज होगा जिस फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपने या तो बॉन्ड्स को कैश में कन्वर्ट कर दिया या आपने उन बॉन्ड्स के अगेंस्ट में लोन ले लिया। सो मैंने आपको सेक्शन 54 EC के प्रोविजन के बारे में जानकारी दी। मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूं कि आपके लैंड एंड बिल्डिंग के सेल पे जो कैपिटल गेन होता है, उसको इन्वेस्टमेंट करने के दूसरे रास्ते भी हैं। यदि आप बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, दूसरे प्रावधान भी हैं जिनका मैं दूसरे वीडियोस में
या तो डिस्कस कर चुका हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप यदि उन सारे वीडियोस की जानकारी रखना चाहते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको कि अभी तक आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जितना जल्दी उसको कर दें, ताकि आपको फ्यूचर के वीडियोस की और जो वीडियो ऑलरेडी मैंने रिलीज कर चुका हूँ उनकी जानकारी आपको मिलती रहे। आप ये समझते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ ये आपकी पहचानने वाले या कोई ऐसे लोग हैं जो इनकम टैक्स की जानकारी रखना चाहते हैं, वो इनकम टैक्स की पढ़ाई कर रहे हैं, उनका सब्जेक्ट, तो उनको आप जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है वो इन प्रोविजन को समझने में, लर्निंग में वो भी एक पार्ट बन जाए। अंत में यह कहने के बाद यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप आपके लाइकिंग जरूर डिस्प्ले कीजिए। अब मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा, आपने मेरा वीडियो सुना और आप मेरे साथ रहे, सो धन्यवाद।